नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत हम लोग देखेंगे हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न संख्या 3 होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज कौन सा प्रश्न है। लेकिन अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। कोई क्यूरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए आज का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो प्रश्न है आपके सामने है। फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिक लोकतंत्र का जन्म स्थान माना जाता है। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के आलोक में इस कथन की चर्चा कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न को अगर यहाँ पे तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए तो 2 भागों में मोटा मोटी यहाँ पे हम लोग तोड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिनॉप्सिस की। तो सिनॉप्सिस का 3 पार्ट है यहाँ पे। पहला इंट्रो पार्ट, बीच वाला बॉडी पार्ट और लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट। अब बॉडी पार्ट में यहीं से हमको निकालना है, क्योंकि ये प्रश्न का नेचर है 2 भागों में इसको हमें बांटना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रो से। एक दमदार जो भी इंट्रो है इस तरीके से आपको लिखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी वहाँ पे ठीक है हुआ और फ्रांसीसी क्रांति में हुआ, दोनों का एक मिला जुला रूप अगर इस तरीके से भूमिका आप तैयार कर देते हैं तो बहुत एक अच्छी भूमिका मानी जाएगी। उसके बाद से दूसरा जो बॉडी पार्ट में लिखना है आपको कि फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों के बारे में आपको संक्षेप में बताना है कि आखिर ये क्या था और फाइनली इसका जो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल के आया। क्योंकि पूछ रहा है कि फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिक लोकतंत्र का जन्म स्थान क्यों माना जाता है। इसका मतलब फ्रांस और अमेरिकी क्रांति में क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई, आपको यहाँ पे ठीक है टू द पॉइंट आपको लिखना होगा, जितना कम से कम शब्दों में आप लोग यहाँ पे लिख पाए। उसके बाद से दोनों क्रांतियों ने दुनिया को किस हद तक बदल दिया यहाँ पे और किस तरीके से कह रहा है कि लोकतांत्रिक आदर्श मार्गों का यहाँ पे ठीक है प्रशस्त किया, इसे आपको दिखाना है। क्योंकि दूसरा पार्ट यही है, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के आलोक में इस कथन की चर्चा कीजिए। आखिर पूरे दुनिया को एक लोकतांत्रिक, एक रिपब्लिक ठीक है बनाने में किस हद तक इन सारे क्रांतियों का यहाँ पे योगदान है उसको मेंशन करना है। और फाइनली लास्ट में एक दमदार निष्कर्ष के माध्यम से आपको इसका आंसर राइटिंग कंप्लीट करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमिका के हम लोग बात करें तो भूमिका में देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा आपको बताना है कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व इतिहास के एक प्रमुख युग के रूप में माना जाता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, देखिए मध्य वर्ग का उदय हुआ और इस मध्य वर्ग के उदय के माध्यम से ही अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा जो हमें इम्पैक्ट देखने के मिला, चाहे हमें उस अमेरिकी क्रांति के रूप में चाहे उस फ्रांसीसी क्रांति के रूप में, जिसने कि पूरी तरीके से जो भी पुरातन व्यवस्था थी, रूढ़िवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को यहाँ पे तोड़ दिया और आधुनिक आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया। और आगे चल के वही जो आदर्श है धीरे 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 एक लोकतांत्रिक आदर्श के रूप में स्टेबलाइज हो गया। तो बिल्कुल इतना क्लियर है। ये यहाँ पे मैप है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ और इसकी। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बॉडी पार्ट की। बॉडी पार्ट में सबसे पहले आपको बता देना अमेरिकी क्रांति का इम्पोर्टेंस क्या था या फिर उसके बाद से फ्रांसीसी क्रांति का इम्पोर्टेंस क्या था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं योगदान में अगर अमेरिकी क्रांति के योगदान की बात करें तो सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सिद्धांत। क्योंकि वहाँ पे उसी को आधार बना के यहाँ पे तो लिया जाना मतलब किया गया था अमेरिकी क्रांति को कि भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए, ब्रिटेन से हमें मुक्ति चाहिए, हमें तुम्हारा उपनिवेश नहीं बनना है। और उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि लोकतंत्र के सिद्धांत। अब ये लोकतंत्र का जो जनक है, देखिए इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इसको इंग्लैंड को माना जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के लोग ही यहाँ के माइग्रेट होकर अमेरिका में बसे। लेकिन लोकतंत्र की जो जननी है पूरी तरीके से ठीक है अगर ऑथेंटिक रूप में देखें तो अमेरिका को माना जाएगा, क्योंकि वहाँ के मध्य वर्ग के द्वारा इसको पूरी तरीके से स्टेबलाइज किया गया। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया कि सभी मानव समान है। इस दुनिया के लोगों को स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रोत्साहन दिया। आगे चल के जब वो फ्रांसीसी क्रांति जो लफायतो था वो भी अपने यहाँ जाके देखेगा कि हमारे यहाँ विशेष अधिकार और अविशेष अधिकार जैसे लोग हैं, तो इसको अप्लाई करने का प्रयास करेगा कि सभी लोग समान हैं। तो फिर ये विशेष अधिकार और अविशेष अधिकार वर्गों में ये सारा लोग क्यों बटा हुआ है।
दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे संविधानवाद को लेके, ये सबसे बड़ा जो अमेरिकी क्रांति का जो देन है इसको माना जाएगा। इस संविधानवाद के माध्यम से आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में वहाँ पे अलिखित संविधान का जो दौर है आज तक वो कंटिन्यू रूप से चल रहा है। लेकिन पूरे विश्व को पहली बार जो संविधान देने वाला है, एक लिखित संविधान देने वाला है, वो है अमेरिका। वो है अमेरिकी क्रांति के माध्यम से, ठीक है। जो भी वहाँ का जो उपनिवेश था सबने मिल के एक साथ चलाने का यहाँ पे प्रयास किया। इसीलिए कहा जा रहा है कि दुनिया के पहले लिखित संविधान का इसने नेतृत्व किया, जिसने कई राष्ट्रों के लिए प्रेरणा के साथ यहाँ पे कार्य किया। साथ ही कई देशों ने अमेरिकी संविधान के तत्वों को भी अपनाया। और इस संविधान की एक और सबसे खास बात थी कि इसने देखिए संघवाद का मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, सेंटर और स्टेट रिलेशन पे यहाँ पे बल देना शुरू किया, क्योंकि अमेरिकी एक पूरी तरीके से संघ बन गया। जो भी वहाँ पे स्टेट थे शुरुआत में, जो 13 जो कॉलोनियाँ थी, उन 13 कॉलोनियों को, ठीक है, पूरी तरीके से एक संघवादी ढांचे में यहाँ पे डाल दिया गया और एक, ठीक है, एक केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से उसको चलाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। तो उस केंद्रीकृत व्यवस्था में, ठीक है, केंद्र को तो शक्ति दिया भी गया, मैंने दिया ही गया, साथ में राज्यों को भी शक्ति दिया गया। और ये आधुनिक लोकतंत्र में अगर इसको अप्लाई किया जाए तो देखिए जितना भी वर्तमान में लोकतांत्रिक देश है कुछ आपको इसी प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में भी एक मजबूत केंद्र के रूप में मौजूद है और यहाँ पे राज्य भी यहाँ पे मौजूद है। तो कुल मिला के यही है संघवाद का ढांचा, जो आप भारतीय, ठीक है, संविधानवाद को पढ़ते हुए आप लोगों ने इस चीज़ को जरूर फील किया होगा। तो देख पा रहे हैं इससे क्या होगा कि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी जटिलता है या फिर अलग सेपरेट होने की जो डिमांड होती है, बिल्कुल इस संघवाद के दायरे के माध्यम से वो कम हो जाती है। लोकतंत्र के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। अब यही आपको क्या करना है कि इसको समझना है। यही चीज़ देखिए आगे चल के मैंने आपको बताया था कि जब बीना कांग्रेस आएगा, जो वहाँ पे जो मेटरनिक आएगा, तो चाहता तो मेटरनिक इस संघवाद को अपना के उस, ठीक है, बीना व्यवस्था को, उस मेटरनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से चला सकता था। लेकिन मेटरनिक चूँकि रूढ़िवादी आदमी था, वो इस चीज़ को यहाँ पे नहीं चला पाया। तो इसीलिए जो संघवाद है देखिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक के लिए, लोकतांत्रिक की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। इस इमेज के माध्यम से आप समझ गए होंगे फ्रांसीसी क्रांति का क्या क्या यहाँ पे योगदान हो सकता है। अब पहला बात हम लोग करें समाज का लोकतांत्रिकरण, क्योंकि वहाँ के लोगों ने भी जिस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति का जो रूप प्रदान किया, धीरे धीरे वो भी तो लोकतंत्र के माध्यम से चलना शुरू हो गया। वहाँ पे भी संवैधानिक राजतंत्र आ गया, धीरे धीरे लोकतंत्र गणतंत्र आ गया, ठीक है, वो प्रक्रिया यहाँ पे चलती रही। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति एक अखिल यूरोपीय क्रांति थी। पूरे यूरोप को इसने प्रभावित किया, क्योंकि जो भी वहाँ पे पुरातन व्यवस्था थी, उन पुरातन व्यवस्था के जड़ों को जड़ से ही यहाँ पे काट दिया। और ख़ासकर वहाँ पे जो भी विशेष अधिकार, अविशेष अधिकार, जो भी असमानता, भेदभाव थी, उस पर इसने चोट किया। एक प्रगतिशीलता को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरीके से लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त किया। दूसरा कुछ और भी बातों को आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से। तो आधुनिकता के आदर्श, ठीक है, ये आधुनिकता का आदर्श क्या है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। क्योंकि इसी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता पे देखिए रूसो भी इस पे काफ़ी अधिक बल दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे बता रहा था हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा लेता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का, ठीक है, असमानता नहीं होना चाहिए। हर कोई यहाँ पे बंधुत्व की भावना से चले तो कोई समस्या ही नहीं आएगा। आगे चल के यही जो 3 जो आप देख रहे हैं, ठीक है, शब्द है, पूरी तरीके से उस यूरोप में बिल्कुल ही एक ज्वलंत आग की तरह यहाँ पे फैल गया, जिसको रोकने का तो बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ये रुका नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसने यूरोप की राजनीति को पूरी तरीके से जागृत कर दिया। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि अब उस पुरातन व्यवस्था का एक बहुत बड़ा जो मूल जो आधार था, जो उस समय सेंटर से कहीं ऊपर होता था, केंद्र से कहीं ऊपर, यहाँ पे धर्म को महत्व दिया गया था। लेकिन अब इस धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए बिल्कुल ही राज्य से धर्म को सेपरेट कर दिया गया। इसमें भी आप देख पा रहे हैं
क्रांति ने चर्च की संप्रभुता, निरंकुशता और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। इस क्रांति के पश्चात बुद्धि और तर्क का महत्व और अधिक प्रमुख हो गया। उसके बाद से यहाँ पे कुछ हम लोग और देखते हैं, मानव अधिकारों का प्रचार भी किया गया, क्योंकि अब फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से तो किया ही गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने मानव अधिकारों पर जोर दिया। थॉमस देखिए जो जेफरसन है, बहुत ही बार मैंने इस अमेरिकी क्रांति को पढ़ाते वक्त आप लोग बताया हुआ है, थॉमस जेफरसन भी बोला जाता है। इसने अधिकारों की घोषणा के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में यहाँ पे जागृत किया, क्योंकि ये जो थॉमस था इसको ठीक है वहाँ का उस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में निम्न लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी इसको बताया गया था, इस जेफरसन को, जब वहाँ पे संविधान बन रहा था। इसीलिए ठीक है फंडामेंटल राइट की बात करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, दोनों क्रांतियों ने दुनिया में लोकतांत्रिक आदर्शों का मार्ग प्रशस्त किया। किस तरीके से किया? अब दोनों का ठीक है जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आपको एक जगह कंपाइल करके डाल देना है कि वर्तमान जो भी लोकतांत्रिक देश है कहाँ कहाँ किस तरीके से उस चीज़ को यूटिलाइज कर रही है। नंबर 1 है देखिए संपत्ति के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग भी की गई है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को देखिए भारतीय भी अगर संविधान में देखा जाए, जो ओरिजिनल जो संविधान बना हुआ था उस समय ठीक है 1949 का, तो उसमें संपत्ति के अधिकार को दिया गया था। लेकिन जब केशवानंद भारती वाला केस आया तो संपत्ति के अधिकार को आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट से हटा के इसको एक कानूनी अधिकार दे दिया गया, अर्थात उस कानूनी अधिकार को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ठीक है उसको छीना भी जा सकता है, नो डाउट। लेकिन मिला तो फ्रांस में भी वही चीज़ हुआ था, मध्य वर्ग ने संपत्ति के अधिकार को बचा लिया था निम्न वर्ग को देने के डर से। इसके अलावा यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात किया जा रहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की गई, जो आज देखिए इतने सारे देशों के द्वारा इस चीज़ को अपनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे वोटिंग राइट्स की यहाँ पे बात की गई। महिलाओं ने पुरुषों के समान अधिकारों का दावा किया। वो अलग बात है कि देखिए उनको बहुत लेट लगा, लगभग जितने भी यूरोपीय कंट्री है फिर अमेरिकी कंट्री है देखेंगे तो लगभग वो 20वीं सदी में जाके ही ये सब महिलाओं का वोटिंग राइट्स देगा, काफ़ी समय लग गया। इस मामले में भारत बहुत अच्छा ठीक है देश माना जाता है, जिसने एक झटके में सभी को एक वयस्क मताधिकार को यहाँ पे देते हुए उसमें पूरी तरीके से महिलाओं को भी शामिल किया। क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, और आज ये जो नेशनलिज्म का जो ठीक है भावना है, आप इमोशन कह सकते हैं, इतना अधिक एक्टिव हो चुका है हर एक देश में कि इस नेशनलिज्म के माध्यम से आप चाहें तो किसी भी देश में अगर आंतरिक समस्या मौजूद है तो उस आंतरिक समस्या को बाहर की तरफ आप मोड़ सकते हैं। सीमा विवाद को लेके, आतंकवाद को लेके ठीक है बहुत सारे मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे बाहर मोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़े देर ठीक है जनता में कहीं ना कहीं ठीक है एक आप कह सकते हैं जनता को गुमराह करने का भी एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है ये नेशनलिज्म। इसके अलावा और है, इसने और इटली और जर्मनी के किस तरीके से एकीकरण करवा दिया। अब ये राष्ट्रवाद से इटली और जर्मनी में पूरी तरीके से उग्र राष्ट्रवाद का दौर आ जाएगा, दोनों का एकीकरण भी हो जाएगा और वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस विषय में कहा जा रहा है कि इसने लोकतंत्र की अवधारणा को और भी यहाँ पे लोकतांत्रिक बना दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट और भी कुछ चीज़ है, जैसे उपनिवेशवाद को लेके यहाँ पे जिस तरीके से साम्राज्यवादी विस्तार नीति के माध्यम से जो भी उपनिवेश बनाया गया, अब ये जब चीज़ें चलने लगी तो उपनिवेशों में भी तो उनका मस्तिष्क खुलने लगा, उनका जो भी दिमाग था काम करने लगा कि नहीं भाई हमारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब इससे क्या हुआ, तो देखिए एक संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलनों ने बंधन से मुक्ति के लिए विचार को फिर से लागू किया। जैसे भारत ही देखिए, भारत भी एक वयस्क उपनिवेश हो गया। कैसे एक वयस्क उपनिवेश ठीक है अपने बिल्कुल आप समझ सकते हैं ना कि अपने जो मात देश होता है उससे बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट होने की स्थिति में आ जाता है। उसको कोई रोक नहीं सकता है, कितना भी आप उसको बरगला लें वो रुक ही नहीं सकता है। चाहे हम लोग अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें, अफ्रीकी उपनिवेशों की बात करें, चाहे हम ठीक है जो इधर जो इलाका है वियतनाम के क्षेत्रों के तरफ ठीक है वहाँ बात करें, वहाँ आप रोक ही नहीं सकते हैं ठीक है। इसके अलावा टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने ठीक है दो ऐसे उदाहरण यहाँ पे हैं जिन्होंने क्रांतिकारी फ्रांस के विचारों का समर्थन किया। उस समय देखिए अगर ऐसे लोग समझ रहे हैं कि फ्रांस में क्या हो रहा है
और हमें भी लाना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। राजा राम मोहन राय को तो बिल्कुल ही, ठीक है, पूरब और पश्चिम के बीच एक सेतु का काम करने वाला यहाँ पे बोला जाता है, बिल्कुल यहाँ पे मॉडर्न व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। टीपू सुल्तान से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं, खुद टीपू सुल्तान कितना बड़ा, ठीक है, जाके जो क्या बोलते हैं कि जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना हुआ था। तो बड़ा ये इम्प्रेसिव स्टेप था टीपू सुल्तान के लिए। उसके बाद से लास्ट यहाँ पे निष्कर्ष है। निष्कर्ष में बिल्कुल ही या फ्री है, अपने हिसाब से आप और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो निष्कर्ष लिखने का अप्रोच है कि कुल मिला के फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति ने न केवल एक उभरते समतावादी समाज एवं अपने देशों में राजनीति के एक नए तरीके की नींव रखी, बल्कि उन्होंने अन्य राष्ट्रों के लोगों के दार्शनिक आधार पर आकांक्षा के रूप में भी कार्य किया। इन क्रांतियों ने एक सभ्य दुनिया के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डाला, जिसने वर्तमान समय की वैश्विक आकांक्षाओं को आकार देना, ठीक है, अब अभी भी जारी है। क्योंकि रियल जो डेमोक्रेटिक है, रियल जो लोकतंत्र है, अगर देखेंगे, ठीक है, तो संपूर्ण तो वैसा नहीं आया है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, हो सकता है कि एक बेहतर लोकतंत्र के रूप में अमेरिका मौजूद है, लेकिन अभी भी, ठीक है, आपको पता होना ही चाहिए कि जो रियल जो लोकतंत्र है, अभी भी देखिए, हम लोग अगर 100 लोग अगर यहाँ पे, ठीक है, वोटिंग कैपेसिटी होती है, तो देखिए नेता कितने में जीत जाता है। नेता में, ठीक है, 100 लोगों में मान के चलिए अगर 50 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग किया है, अब 50 में यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, वही है जो सबसे अधिक पाएगा वो जीत जाएगा। 50 लोगों ने वोट किया, अगर इसको 26 वोट मिल गया तो ये जीत गया। अब ये 26 वोट जीतने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, तो 100 लोगों पे, ठीक है, शासन कर रहा है। सोचिए, वैसा तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि इतनी ये, ठीक है, जटिल प्रक्रिया है यहाँ पे, और ये इतना इसको इम्प्लीमेंट करने में समस्या आती है कि रियल जो लोकतंत्र की जो अवधारणा है, अभी भी इस विषय में देखिए बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। और अगर आपके मन में कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे आइडियाज़ हो जिसके वजह से इस लोकतंत्र को बेहतर बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे आप इस निष्कर्ष में मेंशन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। आज का जो प्रश्न है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप आप लोग इसका आंसर राइटिंग लिख के भेजना है। देख पा रहे हैं, बिल्कुल लिखिए, ठीक है, आपका अपना हाथ है, अपना पेन है, जब तक नहीं चलाएंगे एग्जाम हॉल में कोई भी चमत्कार नहीं होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का यही लेक्चर या प्लस आंसर राइटिंग कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।